Hello students, how are you? Fine. What are you doing? Watching my videos with the mobile. Oh, someone have pen and books also. Okay. What are these mobile, pens and books etc.? Hmm? No. In term of geography, you will call it resources. Not only this, but everything, whatever we use in our daily life, whatever satisfy our needs, it's called resources. Yes, this is your first chapter in geography, resources, and we will learn about it more. I know you all know me very well, but some new students who have joined recently our school, let me introduce myself. My name is Arshad Jalal and I am your SST teacher. Now, come to the point. Chapter 1, Resources. What is resource? जैसा कि अभी मैंने बताया, कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में या कभी कभी, जो भी चीज़ हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है उसे हम बोलते हैं रिसोर्सेस। जैसे अभी अभी आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल एक रिसोर्स है। कुछ बच्चों ने कहा कि पेन और बुक लेकर बैठे हुए हैं, वो भी रिसोर्स है। आपके कमरे में फ़ैन लगे हुए हैं, बल्ब लगे हुए हैं, यहाँ तक कि आपका घर और जिस ज़मीन पे ये घर बना है वो ज़मीन भी क्या है, एक रिसोर्स है। आप जिस सोफे पे बैठे हुए हैं, आप जो टेबल यूज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ रिसोर्स। एज आई टोल्ड यू, वॉट एवर वी यूज़, वॉट एवर सेटिस्फाई अवर नीड्स, इट्स कॉल्ड रिसोर्सेज। अच्छा, और क्या जानेंगे रिसोर्सेज के बारे में? डेफिनेशन तो हो गई। ओके, कुछ और जानना चाहेंगे रिसोर्सेज के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ ये जानेंगे कि हर रिसोर्स की एक वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी कि कीमत। कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, कुछ की नहीं हो सकती है। इकोनॉमिक वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू आज नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो इकोनॉमिक वैल्यू कभी नहीं होगी। आने वाले टाइम में उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है। दे कैन बी वैल्यूएबल इकोनॉमिकली इन फ्यूचर। कितने टाइप्स के होते हैं ये? जाहिर सी बात है, कुछ तो नेचुरल होंगे, कुछ मैन मेड होंगे, और यहाँ तक कि ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। अब आप सोचेंगे कि ये होते क्या है? सिंपल है, जो नेचर से क्रिएट हो जाते हैं, नेचुरली क्रिएट हो जाते हैं, जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, मिनरल्स, ये सब क्या है? इनको कोई बनाता नहीं है, ये खुद ब खुद क्रिएट हो जाते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। उसके अलावा कई रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको ह्यूमन क्रिएट करते हैं, जैसे आपका मोबाइल, आपकी पेन, बुक्स, फर्नीचर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है? हा हा हा, ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, और ये एक ऐसा रिसोर्स है कि इसके बिना किसी भी रिसोर्स को यूटिलाइज किया ही नहीं जा सकता। जैसे ट्री एक रिसोर्स है, उसी की लकड़ी से बनता है फर्नीचर। कौन बनाता है? ह्यूमन बनाता है। तो ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। अगर ह्यूमन नहीं होता तो लकड़ी से फर्नीचर बनाना पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोग कहेंगे कि मशीनें बनाती हैं। मशीनों को कौन बनाता है? ह्यूमन ही बनाता है। वेरी नाइस। ह्यूमन एक ऐसा रिसोर्स है जिसको कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और दूसरी कई चीज़ों के साथ डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा कई सारी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का काम करती हैं।
और इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि HRD। अब ये रिसोर्सेस नेचुरल हो गए, ह्यूमन मेड हो गए और खुद ह्यूमन रिसोर्स हो गया। अगर हम इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं? चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर क्लासिफिकेशन। किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे इनको? एक तो डेवलपमेंट के बेसिस पे कर सकते हैं, दूसरा ओरिजिन की बेसिस पे कर सकते हैं, तीसरा रिन्यूएबिलिटी की बेसिस पे कर सकते हैं और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पे कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये है क्या, कुछ तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आई नो स्टूडेंट्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। अगर आपको सब समझ में आ रहा होता, अगर आपको सब कुछ आता होता तो आप मेरी क्लास क्यों ज्वाइन करते? एग्जैक्टली। चलिए, सबसे पहले आते हैं डेवलपमेंट बेसिस पे, यानी कि रिसोर्सेज डेवलप कैसे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, एक है एक्चुअल और दूसरा है पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्स क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? जिन रिसोर्सेस को हम अभी यूज़ करते हैं, जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमें पता है, जैसे जर्मनी के कोल। जर्मनी में जितना कोयला है, जर्मनी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि जर्मनी में इतनी क्वांटिटी में कोल है और लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? एक्चुअल रिसोर्स। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो ना तो अभी यूज़ में है और ना ही उनकी एक्चुअल क्वांटिटी के बारे में हमें पता है। जैसे लद्दाख में यूरेनियम का स्टॉक है, लेकिन वो कितना है किसी को पता नहीं है और अभी वो यूज़ में भी नहीं है। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, जो ना तो अभी यूज़ में है, ना इसकी क्वांटिटी के बारे में पता है, लेकिन इन फ्यूचर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ डेवलप होती जाएंगी, वैसे वैसे इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का रास्ता भी मिलता जाएगा। यानी कि फ्यूचर में इन रिसोर्सेज को, पोटेंशियल रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज के क्वालिफिकेशन, एक्चुअल और पोटेंशियल। एक्चुअल, दोज whose quantity is known and that are in use. Potential, those are not in use and their quantities are also not known. Very good. Let's go to the next point. On the basis of their origin. Sorry, origin का मतलब क्या होता है? कई बार आप लोगों ने किसी प्रोडक्ट के पैक पे लिखा हुआ देखा होगा, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन USA, यानी कि ये प्रोडक्ट इंडिया में बना है। मेड इन USA में पैदा हुआ है। मेड इन चाइना, चाइना वालों ने बना के भेजा है, जैसे कोरोना वायरस आजकल लोग बोल रहे हैं। अच्छा, कोरोना वायरस के बारे में एक चीज़ मज़ेदार है, लोग बोलते हैं कि ये चाइना का ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा चल रहा है। आमतौर पे चाइना के प्रोडक्ट इतने चलते नहीं हैं, जो सपाट ना। ओरिजिन के बेस पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, तो ये बायोटिक हो सकता है, एबायोटिक हो सकता है। बायोटिक मीन लिविंग थिंग्स, एबायोटिक नॉन लिविंग। तो जो भी रिसोर्स लिविंग है या लिविंग चीज़ों से हमको मिलता है उसको बोलेंगे बायोटिक, और इसी का उल्टा जो नॉन लिविंग है या नॉन लिविंग चीज़ों से हमको मिलता है उनको बोलेंगे एबायोटिक। नेक्स्ट वन इज रिन्यूएबिलिटी। व्हाट इज रिन्यूएबिलिटी? यानी कि रिन्यू होने के कितने चांसेस हैं। आप पूछेंगे सर ये रिन्यू होने का क्या मतलब है? एग्जैक्टली, रिन्यू होने का मतलब ऐसा है कि जैसे आप एक पेड़ से कोई फल तोड़ लीजिए या सारे तोड़ लीजिए, आप देखेंगे शायद कुछ दिन के बाद या अगले साल फिर से उसमें नए फल निकल आते हैं, निकलते हैं कि नहीं? यानी कि क्या हो गया
कि आज आपने आम के पेड़ से, अभी आम का सीज़न चल रहा है, आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लिए, ख़त्म हो गए। नेक्स्ट ईयर जब फिर आएगा आम का सीज़न तो उसमें फिर से नए आम लगेंगे, रीस्टोर हो गया। इसी को बोलते हैं रिन्यूएबिलिटी। अब इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होंगे जो जल्दी रिन्यू हो जाते हैं या ख़त्म ही नहीं होते, या इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है कि आप उनको यूज़ करते जाएं, उसकी क्वांटिटी की कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे एयर, वाटर, ये सब क्या है? एयर, वाटर, इनको हम यूज़ करते जाते हैं, ख़त्म ही नहीं होता, या बहुत स्लोली ख़त्म होता है, या ख़त्म होता है तो बहुत जल्दी रिन्यू हो जाता है। इसी को बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन कई रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो जल्दी रिन्यू नहीं होते, उनको बनने में कई साल लग जाते हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं कि इनको बनने में लाखों साल तक लग सकते हैं, कभी कभी तो करोड़ों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। इनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, हम यूज़ करते जाएंगे, ये ख़त्म होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा, अनलेस यू गेट द न्यू रिसोर्स। तो ऐसे रिसोर्सेज को बहुत संभाल के खर्च करना है, जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो उतना ही। अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल इनको कंजर्व करके रखना है। हम एक नया टॉपिक भी लेंगे कंजर्वेशन का, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, आपने समझ लिया है कि कुछ रिसोर्सेज रिन्यूएबल है और कुछ नॉन रिन्यूएबल है। नाउ नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? क्या कोई रिसोर्स को लेके एक दूसरे को बांट रहा है? बिल्कुल नहीं। इन टर्म ऑफ ज्योग्राफी, जहाँ जहाँ जितनी क्वांटिटी में, जितने टाइप्स में ये रिसोर्स पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब हवा, पानी तो तकरीबन हर जगह पाई जाती है, लेकिन क्या पेट्रोलियम हर जगह पाया जाता है? अरब कंट्रीज़ में तो बहुत सारा पेट्रोलियम है, कुछ और कंट्रीज़ में भी बहुत सारा पेट्रोलियम है, लेकिन कंपैरेटिव टू दीज कंट्रीज़, इंडिया में या आसपास के एरिया में पेट्रोलियम का इतना स्टॉक नहीं है। इसी तरह दूसरे रिसोर्सेज भी हैं कि कहीं जगह पे, किसी जगह पे है, किसी जगह पे नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। इसका रीज़न क्या है? ये जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिसोर्सेज, इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह है वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहाँ का क्लाइमेट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब कनाडा में ज़्यादा फ्रेश एयर होती है, और अगर आप दिल्ली को देख लें, आए दिन न्यूज़ में निकलता रहता है कि हवा इतनी पोल्यूटेड हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। दिल्ली नहीं, दूसरे भी मेट्रो सिटीज़ में, बॉम्बे में देख लीजिए, बेंगलोर, चेन्नई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि बॉम्बे, चेन्नई वगैरह में तो आसपास समुद्री एरिया है, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा है, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है, वहाँ से पोल्यूशन होता है, हवा ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो ये हुआ कुछ क्लाइमेट और दूसरे रीज़न, जिसकी वजह से डिपेंड करता है कि किस जगह पे कौन सा रिसोर्सेज होगा, तो कितना होगा, कितना नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे। एक तो होता है यूबिक्विटोस, यानी कि जो यूनिवर्सली हर जगह पाया जाता है। जैसे अभी बात किया एयर, कहीं पोल्यूशन है, कहीं नहीं है, लेकिन एयर तो हर जगह है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, थ्रू आउट द प्लानट। आप कहीं भी चले जाइए, एयर तो मिलेगी ही मिलेगी, हमारे एनवायरनमेंट में है। आपने क्लास 7th में पढ़ा भी होगा, द फर्स्ट चैप्टर, आवर एनवायरनमेंट। यस, याद आया कुछ? अगर नहीं याद आया तो मैं 7th क्लास के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उसको देखिएगा, आपको याद आ जाएगा। चलिए, दूसरा है लोकलाइज्ड, यानी कि ऐसे रिसोर्सेस जो किसी खास जगह पर ही मिलते हैं।
अब जैसे आप लोगों ने कभी हिल्सा मछली का नाम सुना है? नहीं सुना। आमतौर पे बांग्लादेश या आसपास के एरिया में ही पाई जाती है। सर मछली भी रिसोर्सेज है, ऑफ कोर्स रिसोर्सेज है, आप उसको यूज़ नहीं करते। हाँ, बहुत से लोग यूज़ नहीं करते होंगे, लेकिन कई लोग तो करते होंगे। ऐसी दूसरी कई सारी चीज़ें हैं। अब आप अपने प्रतापगढ़ को ही ले लीजिए, आंवला यहाँ पे कितना सारा है। कई जगहों पे तो आंवला का पेड़ उग ही नहीं सकता, और किसी तरीके से उगा लिया तो उसमें आंवला निकलेगा ही नहीं। सो व्हाट्स द यूज़? तो ऐसे रिसोर्स जो कहीं कहीं पाए जाते हैं उसे बोलते हैं लोकलाइज्ड। नाउ लेट्स रिवाइज द चैप्टर, नॉट चैप्टर, द कंटेंट्स what we have studied till here. The chapter is resources. There are three types of resources: natural resource, human made resource, and human resources. As I told you, natural resources, those who we get from the nature. Human made resources, that has been made by human, and human resources, that mean ourselves. We are the human resources. Classification: on the basis of development, there are actual and potential resources. Actual resources, those who are in use and their quantities are known. Potential resources, those which quantity is not known and that are not in use also. On the basis of origin, they may be biotic or abiotic. Those who are living or gain from the living things, they will be called biotic. Abiotic, non-living, or obtained from the non-living things. On the basis of renewability, those resources which can be renewed very quickly, or which quantity is as much as they don't need to be renewed, like air, water, as I told you, this is renewable resources. And those which cannot be renewed or take a very long time to get renewed, that are called non-renewable resources, like coal, petroleum, etc. On the basis of distribution, there are two types on the basis of distribution. The one is ubiquitous, means the resources that are found globally, and localized. Localized resources are those which are found at some areas only, that called localized. Now, our last point is conservation of resources. As I told you, some resources are non-renewable, like coal, petroleum, etc. If they get finished, it's very difficult to get them back quickly. So it is our duty to conserve the resources very carefully. We have to use these resources very carefully, otherwise in future or our upcoming generations may not get these kind of resources. That's all. And you know what is this called? Using these kind of resources carefully, this is called sustainable development. That means developing without using the resources or minimal using of resources. Have a nice day. Wait for my next video. Hope you enjoy it. For any question, contact me directly. Don't hesitate. Thank you.